नेक्स्ट देखिए वर्चुअल रियलिटी कैसे काम करता है, ठीक है। तो वीआर का अनुभव करने के लिए आपको विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। उपकरण कौन सा है वो देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए वीआर हेडसेट, ठीक है। यह एक विशेष चश्मा होता है जो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन दिखता है। यह स्क्रीन आपको 3D दुनिया में ले जाती है जहां आप चारों तरफ घूम सकते हैं और चीजें को देख सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट सेंसर, जब आप अपना सिर घुमाते हैं या चलाते हैं तो वीआर सिस्टम आपके मूवमेंट को पहचानता है और उसी के अनुसार वह कृत्रिम दुनिया में बदलाव करता है। कंट्रोलर, कंट्रोलर की मदद से आप वर्चुअल दुनिया में चीजों को पकड़ सकते हैं, चला सकते हैं, अंततः इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीआर क्या होता है, ये ऐसे आपको यहाँ फोटो में देखिए, यहाँ कैसे सब लोग आंखों पे लगाए हैं, ऐसे आप आंखों पे लगाना होता है और इसके अंदर में जो भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन, इसके अंदर में एक छोटा सा स्क्रीन होता है जो कि यहाँ देखिए, यहाँ दोनों आपका आंख से दिखेगा और अंदर में स्क्रीन होता है, यहाँ दोनों आंख से जैसे अंदर में स्क्रीन होता है उस पर देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप वहीं पे हैं, ठीक है। वो दुनिया में, वो एक अलग ही दुनिया है क्योंकि वो क्या 3D दिखेगा सब कुछ और आपको लगेगा कि आप रियल में वहीं पे हैं, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी के प्रमुख तत्व क्या क्या है। 3D दुनिया, वीआर में जो कुछ भी आप देखते हैं वह 3D होता है, यानी आपको चीजें गहराई और दूरी के साथ दिखाई देती है। जैसे अगर आप किसी खेल में किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं तो वह बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आपको रियल में दिखाई देता है उसी तरह का वो दिखाई देता है। 360 डिग्री दृश्य, वीआर में आप चारों ओर घूम सकते हैं। जैसे आप हेडसेट पहनकर अपने दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो वीआर की दुनिया भी उसी तरह आपके सामने घूम जाएगी जैसे असल दुनिया में होता है, ठीक है। 360 डिग्री, आप गूगल मैप पे भी जब कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो वहां भी ऑप्शन आता है 360 डिग्री दृश्य देखने का, ठीक है। आवाज और ध्वनियाँ, वीआर में सिर्फ देखने का ही नहीं बल्कि सुनने का भी अनुभव होता है। आपको हर तरफ से आवाजें सुनाई देती है जिससे यह और अधिक असली महसूस होता है, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी की सीमाएं, हालांकि वर्चुअल रियलिटी एक शानदार तकनीक है, इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं। अधिक समय तक इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिर दर्द या चक्कर आ सकता है, क्योंकि आप देखिए इसको आप कहाँ सर पे लगाते हैं और इसमें जो स्क्रीन है ये जो लेंस जैसा होता है, ये जो दो दिख रहा है ये लेंस जैसा होता है, तो अगर इसमें आप ज्यादा देर तक देखें तो आपको सर दर्द हो सकता है या फिर चक्कर भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविक दुनिया में डिजिटल या कृत्रिम तत्वों को जोड़ना, ठीक है, जिसके जरिए आपकी असली दुनिया को ऑगमेंट यानी बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। जहां वर्चुअल रियलिटी आपको एक पूरी तरह से काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, वहीं एआर आपकी असली दुनिया को डिजिटल तत्वों से मिलाकर और आकर्षक बनाता है। एआर का अनुभव करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट या एआर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग शिक्षा, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक आंख का फोटो दिया गया है, ठीक है। हमारा आंख अंदर से कैसा होता है, तो ये देखिए कितना वास्तविक लग रहा है कि अगर रियल में किसी का आंख हम निकाल के उसको कट करें तो सारा पार्ट अलग अलग कुछ इसी तरह का दिखेगा, ठीक है ना। किसके नीचे ये जैसे ये दिख रहा है तो ये क्या ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है। अब देखिए मिक्स्ड रियलिटी, एआर को एआर को अन्य तकनीकों जैसे एआई और वीआर के साथ मिलाकर भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एआर में एआई का उपयोग करके डिजिटल पात्रों को और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है, जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है या आपके साथ बातचीत कर सकता है। इसी तरह एआर वीआर को मिलाकर एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जो काल्पनिक और वास्तविक दुनिया का मिश्रित रूप होता है, जिसे मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं। मिक्स्ड रियलिटी क्या कहेंगे, एआर और वीआर दोनों को मिला के, जो अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे दो, उन दोनों को मिलाकर एक नई दुनिया बनाएंगे जो कि काल्पनिक भी होगा और वास्तविक दुनिया का मिश्रित रूप होगा, उसे हम मिक्स्ड रियलिटी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए इंटरनेट का उपयोग करके डेटा, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना डेटा या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप इसे क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से इसे इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे आपको नई सेवा को स्वयं से प्रबंधित मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आजकल आप लोग देखते होइएगा, हम लोग फोटो जो है पहले फोन में रखते थे और फोन में रखने के बाद क्या होता था, जब भी हम अपना फोन फॉर्मेट करते थे सारा फोटो डिलीट हो जाता था, है ना। लेकिन उसके बाद कॉन्टेक्ट जो है फोन में सेव करके रखते थे, फोन अगर फॉर्मेट हुआ, फोन आपका सारा नंबर या फिर आप फोन चेंज किए, आपका सारा कॉन्टेक्ट जो फोन में सेव करके रखे हैं वो सारा डिलीट हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अपना फोटो गूगल ड्राइव पे
है ना, सेव करके रखते हैं। तो गूगल ड्राइव पे सेव करके रखने से क्या होता है कि जब भी अगर आप फ़ोन भी चेंज कर रहे हैं, तो आपका फ़ोटो जैसे ही अपना जीमेल लॉगिन करते हैं, गूगल ड्राइव पे सारा फ़ोटो आ जाता है, आपका फ़ोटो डिलीट नहीं होता। तो ये जो गूगल ड्राइव है, वो एक तरह का आप बता सकते हैं कि क्लाउड है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, क्लाउड पे आपके फ़ोन में सेव ना होके कहीं नेट पे एक जगह पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? उसी तरह आप फ़ोन जैसे सॉरी, कॉन्टैक्ट, हाँ, कॉन्टैक्ट जो था, कॉन्टैक्ट पहले आप फ़ोन में सेव करते थे, डिलीट हो जाता था। बट जैसे ही आप उसको जीमेल पे सेव करने लगे, अपने ईमेल पे सेव करने लगे, तो आप फ़ोन भी अगर चेंज करते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होता है। तो वही सेवा, उसी तरह का सेवा की यहाँ बात की जा रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग वही है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करके डेटा, सॉफ्टवेयर या अन्य सेवाएँ का लाभ उठा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है जिसका हम लाभ उठा रहे हैं, वो हमारे फ़ोन में रहे या हमारे कंप्यूटर में रहे और हम उसको इंस्टॉल करके रखें, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? पहला तो है लचीलापन और स्केलेबिलिटी, ठीक है? उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार संसाधनों को बढ़ा या घटा सकते हैं। दूसरा है कम लागत, भौतिक सर्वर या हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लागत कम होती है, ठीक है? अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन, ई गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट है बिग डेटा। बिग डेटा बड़े पैमाने पर जमा किए गए डेटा का एक विशाल संग्रह होता है, जो इतना बड़ा और जटिल होता है पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल्स से इसका विश्लेषण करना मुश्किल होता है। बिग डेटा में वो जानकारियां होती हैं जिन्हें संगठित प्रोसेस और विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी बनाई जा सकती है। यह डेटा इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ई कॉमर्स और सेंसर डिवाइस से उत्पन्न होता है, ठीक है? बिग डेटा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यवसाय, विज्ञान, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके माध्यम से संस्थाएं और संगठन अपने सेवाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है? जो बड़े पैमाने पर जो डेटा का एक विशाल संग्रह है, ठीक है? उसी से हम क्या बोलते हैं, उसी से जो एक हम मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं, वही हमारा एक बिग डेटा है। बिग डेटा एनालिटिक्स देखिए क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स उन तकनीकों और टूल्स का उपयोग करता है जिनके जरिए बड़े और जटिल डेटा सेट का विश्लेषण किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य डेटा से ऐसी जानकारी और पैटर्न निकालना है जो निर्णय लेने में सहायक हो। यह एनालिटिक्स संगठन को बेहतर व्यावसायिक रणनीति तैयार करने, ग्राहकों को पसंद को समझने और भविष्य में की संभावनाओं को पूर्वानुमान लगाने की मदद करता है, ठीक है? जिस तरह आपके फ़ोन से, मेरे फ़ोन से, सबके फ़ोन से जो डेटा इकट्ठा करता है, उस पे एक विश्लेषण करेगा, ठीक है? कि मान लीजिए इन जैसे कुछ इन लोगों को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? या इन लोग क्या पसंद कर रहे हैं, जो पसंद करेंगे, उसके बिहाफ़ पे वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है? या फिर कुछ एक्शन लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए वर्चुअल लर्निंग। वर्चुअल लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है? इसमें स्कूल या कॉलेज के परिसर में रहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छात्र और शिक्षक इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट से जुड़ते हैं। इस तरह की पढ़ाई को हम घर बैठे या किसी भी जगह पे से सीख सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। तो ये तो समझ ही रहे हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल लर्निंग है। वर्चुअल लर्निंग के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और शैक्षणिक ऐप है। वर्चुअल लर्निंग में छात्र कहीं से भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कोई क्लास छूट जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देखी जा सकती है। इस पढ़ाई में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन दिए जाते हैं। छात्र इन्हें हल करके सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाके ही पढ़ना है, घर पे भी आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं वर्चुअल लर्निंग के द्वारा। इसमें जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो सब भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपको बनाना है, ऑनलाइन सबमिट करना है। पढ़ना कहाँ पे है, तो ये सब आप देख लीजिए, यहाँ पे साइट का नाम दिया हुआ है, ई विद्या हो गया, ठीक है? ई पाठशाला, दीक्षा, स्वयं, ई लॉट्स, ये सारा जो है यहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए आगे। भारत में वर्चुअल लर्निंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास भारत और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए। दीक्षा जो है, डिजिटल दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। पोर्टल छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है, जबकि स्वयं प्लेटफॉर्म स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, ठीक है? तो दीक्षा और स्वयं पे दोनों पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। दीक्षा पे आपको सारा सामग्री मिल जाएगा, अगर आपको बुक वगैरह चाहिए तो भी आपको दीक्षा पे मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ मिलता है, वीडियो भी रहता है। अब देखिए ई पाठशाला, पीएम ई विद्या और ई लॉट्स योजनाएं डिजिटल पुस्तकें और ऑडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध कराती है, ठीक है? यहाँ से जाके आप डिजिटल पुस्तक यहाँ भी आप देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री भी उपलब्ध है। बच्चों आप यूट्यूब और टेलीविजन की मदद से भी अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षकों से बात करें और जानकारी प्राप्त करें, ठीक है? तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, टेलीविजन की मदद से भी पढ़ सकते हैं। टेलीविजन की मदद से हम लोग पढ़ते हैं स्मार्ट क्लास में, और अभी आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो यही बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 3D प्रिंटिंग, ठीक है? तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर की मदद से किसी भी डिज़ाइन की गई चीज़ों को वास्तविक रूप से बनाया जा सकता है, जिसमें वस्तु की परत दर परत जोड़कर तैयार किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जोड़-जोड़ के बनाया जा रहा है, कुछ दिल जैसा हमको दिख रहा है, तो परत दर परत ऐसे जोड़ा गया है जैसे देखने में लग रहा है ये रियल का है, ठीक है? अब देखिए 3D प्रिंटिंग मुख्य रूप से 4 चरणों में बनाई जाती है।
पहला है डिज़ाइन तैयार करना, ठीक है? सबसे पहले कंप्यूटर पर किसी वस्तु का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जिसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है? पहले हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। स्लाइसिंग, डिज़ाइन को बहुत पतले परत में बाँट दिए जाते हैं, जिससे प्रिंटर आसानी से बना सके, ठीक है? बहुत पतले-पतले परत में बाँटेंगे ताकि परत दर परत हम जोड़ सकें उसको और एक अच्छा-सा डिज़ाइन तैयार मेरा बन जाए। अब देखिए प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग उस डिज़ाइन को परत दर परत बनाना आरंभ करता है और अंत में वास्तविक वस्तु तैयार हो जाती है, ठीक है? अब है फिनिशिंग, प्रिंटिंग के बाद वस्तु को अंतिम रूप दिया जाता है और अगर कोई छोटा-मोटा काम बचा हो तो उसे ठीक किया जाता है फिनिशिंग में, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3D प्रिंटिंग से इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनाया जा सकता है, जिससे तेज़ी से काम होता है, लागत कम लगती है और अव्यय अपव्यय भी कम होता है, ठीक है? अब देखिए रोबोटिक्स, रोबोट क्या है? अब देखिए रोबोटिक्स एक कंप्यूटर विज्ञान का अंग है जो रोबोट नामक मशीनों के डिजाइन, निर्माण, संचालन से संबंधित है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस का अंग है रोबोटिक्स। उसमें हम क्या करते हैं, रोबोट नाम का जो मशीन होता है उसको डिजाइन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसका संचालन करते हैं। रोबोट वो मशीन है जो इंसान की तरह कार्य कर सकती है। इन्हें विशेष रूप से जटिल और बार बार किए जाने वाले कामों को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? अब देखिए रोबोटिक्स में रोबोट्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्य कर सके, ठीक है? जो रिपीटेड काम है उसको करने के लिए रोबोट को बनाते हैं। आजकल देखिए होइएगा वीडियो में रेस्टोरेंट जो होता है, जहाँ होटल होता है, हम लोग खाने जाते हैं, वहाँ भी रोबोट है। जो वेटर का काम होता है वो रोबोट करता है, खाना लाके देना, खाना ले जाना, ऑर्डर लेना, ये सारा काम रोबोट करता है। उसी तरह जो हॉस्पिटल है वहाँ भी रोबोट आप लोग देखिएगा, वीडियो में दिखेगा। जो हॉस्पिटल में रोबोट होता है जो कि मरीज को क्या होता है, दवा लाता है, टाइम से दवा लाता है और टाइम से दवा खिलाता है, तो ये सारा काम रोबोट करने लगा है। देखिए कुछ रोबोट का यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए स्वचालन क्या है? तो स्वचालन का मतलब है कि मशीनें या सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है? इसका उद्देश्य है कि काम को अधिक कुशलता और सटीकता के साथ किया जा सके। स्वचालन में मशीनों और तकनीकों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह बार बार एक ही काम को कर सके और मानवीय प्रयास की आवश्यकता ना पड़े। स्वचालन करने का मतलब है कि एक बार आप उसको, जैसे रोबोट हम बनाते हैं, रोबोट को कुछ काम हम बता दिए, जैसे इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री में यूज होता है, या फिर होटल का एग्जाम्पल लीजिए, वेटर है का काम कर रहा है अगर रोबोट, तो रोबोट को एक बार बता दिया गया है कि ठीक है आपको जाना है, सबसे ऑर्डर लेके आना है। तो जो भी कस्टमर आपका नया आएगा वो उसके पास जाएगा, उसको अपना जो मेन्यू होगा वो लिस्ट देगा और उससे ऑर्डर लेकर आएगा। वही स्वचालन हो गया कि बार बार उसमें हस्तक्षेप आपको नहीं करना पड़ेगा, वो अपना काम करता रहेगा। अब देखिए रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग। रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न घरेलू काम, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। रोबोटिक्स और स्वचालन से सटीकता और कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है? यह तकनीकें मानवीय श्रम की बचत करती है और जोखिम भरे कार्यों को इनके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मशीनें बिना रुके नियंत्रित काम कर सकती है, उस जिससे उत्पादन में भी तेजी आती है, ठीक है? अब देखिए ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा डिजिटल साधनों और इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को सरकारी सेवाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराना। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें सरकार और जनता के बीच संवाद और सेवाओं का आदान प्रदान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है, ठीक है? अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाना है, ठीक है? इससे समय और संसाधन की बचत होती है और सरकारी कार्य प्रणाली में भी सुधार होता है, ठीक है? कहने का मतलब जैसे आजकल आधार कार्ड बनाना हो या कोई भी काम है तो आप ऑनलाइन ही कर लेते हैं, बन जाता है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ बताया गया है। पहला देखिए अब क्या है, उदाहरण में आधार पंजीकरण, आधार कार्ड ऑनलाइन बनाना या उसमें सुधार करना, ठीक है? बनाना हो या सुधार करना हो, पहले ऑफिस जाना होता था जहाँ पे उसका एक केंद्र होता था, ठीक है? अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन सुधार हो जाता है, तो वही बताया जा रहा है। डिजिटल लॉकर, इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर करना, स्टोर करके रख सकते हैं डिजिटल लॉकर में। ई पोर्टल, सरकारी प्रमाण पत्रों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। कोई भी ऑनलाइन आवेदन करना है तो ई पोर्टल पे जाइए, वहां से आवेदन कर दीजिए, ऑफिस का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें चुनौती क्या है, तो इंटरनेट की सीमित पहुंच। भारत में कई ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा अभी भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है? तो जहां भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो लोग तो ये सारा फैसिलिटी का मजा नहीं ले पाएंगे। डिजिटल ज्ञान की कमी, कई लोग अभी भी डिजिटल उपकरण और सेवाओं के उपयोग करना नहीं जानते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो भी इनके बारे में, उनको उपकरण का यूज करना या इन सेवाओं के बारे में नहीं पता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है? ये कुछ सेवा के बारे में ये कुछ पढ़े थे, कहाँ कहाँ आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अभी पता नहीं था, लेकिन पढ़ लिए तो आपको पता है। यही चीज यहाँ बताया जा रहा है, डिजिटल ज्ञान की कमी, ठीक है? उसी तरह साइबर सुरक्षा के खतरे, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और अन्य साइबर अपराध भी एक बड़ी चुनौती है, ठीक है? साइबर सुरक्षा का भी एक खतरा है। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट
आपका क्वेश्चन आंसर बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।